नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग बिहार पुलिस साइंस टेस्ट सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं 25 प्रश्नों का, उसमें क्वेश्चन की संख्या 25 में इसलिए रख रहा हूं कि एग्जाम में भी लगभग आपको इतने ही प्रश्न मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया है बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया हूं कारण, है ना। तो चलिए, आज हम लोग टेस्ट नंबर जो है वो 7वां नंबर है। इससे पहले 6 टेस्ट आपको मैं उपलब्ध करा चुका हूँ। क्वेश्चन सबको पीडीएफ भी दे चुका हूँ मैं टेलीग्राम पर, तो अगर देखा नहीं है उसको तो देखिएगा अवश्य। चलिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप आंसर कर पाएंगे। हड़बड़ी में पढ़ेंगे आंसर गलत करेंगे, पहले मैं बता दे रहा हूँ। जो चीज़ लिखा है वही पढ़ना है ना। पहला प्रश्न, ओंडोमीटर। ओंडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो भैया, ओंडोमीटर से जो मापा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापा जाता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है कि वह ओडोमीटर होता है। क्या होता है? वह होता है ओडो। यहाँ पर ओंडो कह रहा है, तो ये ध्यान देना है, आपको अच्छे से समझना है। कभी ओंडो ऐसे लिख दे, ऐसे लिख के दे दे, तो ये मत सोचिएगा कि ओडोमीटर है। ध्यान से समझना है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति इससे मापते हैं। ओके, चलिए दूसरा सवाल कॉन्सेप्चुअल है, पढ़िएगा तो समझ में आएगा। बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगना उदाहरण है। जैसे कोई बंदूक चलाता है, ठीक है ना, तो जैसे ही गोली निकलेगी ना, तो गोली आगे जैसे जाती है, बंदूक पीछे जाता है। यह किसका उदाहरण है? तो आप पढ़े हैं ना न्यूटन का तीसरा गति नियम, क्रिया प्रतिक्रिया वाला। जितना तेजी से आगे कोई चीज जाएगा उतना तेजी से पीछे भी जाएगा, है ना। जैसे दीवार पर आप गेंद मारते हैं, तो जितनी तेजी से आप मारेंगे वही एनर्जी के साथ ये वापस भी आएगा। तो यह तीसरा गति नियम कहलाता है। न्यूटन के तीसरे गति नियम से ऐसा संभव होता है। चले आगे, चलिए। विस्थापन उदाहरण है। भाई, विस्थापन किसका उदाहरण है? सदिश राशि का, अदिश राशि का, या दोनों का? जाहिर सी बात है, दोनों का तो होगा नहीं। तो विस्थापन में दिशा भी होती है। विस्थापन में क्या होता है? दिशा भी होती है, तो वो सदिश राशि हो जाता है, ना कि अदिश। चलते हैं हम लोग सवाल संख्या 4 के ऊपर। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट है ना, वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके संरक्षण? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाइए। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये भी पूछता है परीक्षाओं में। प्रक्षेप गति में दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद, जो लॉन्ग जंप लगाते हैं, वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना होगा कि वह लंबा कूदे, है ना। किस कोण पर? तो उनका कोण जो होना चाहिए वो 45 डिग्री पर आप छलांग लगाते हैं ना, तो आप सबसे अधिक चले जाएंगे, सबसे अधिक कूदेंगे। ज़्यादा 30 कर देंगे तब भी गड़बड़ा जाएगा, ज़्यादा कर देंगे 60 तब भी गड़बड़ा जाएगा। आपको 45 डिग्री का एंगल बना के ही जंप करना है, आप आगे तक पहुंचेंगे, मतलब ज़्यादा कूदेंगे। चलिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ये प्रश्न बहुत बार पूछता है दोस्तों। वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है, किस बल पर यह कार्य करता है? तो इसमें दो में कंफ्यूजन होता है, एक और दो में, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाता है। चलिए, हम लोग आ गए हैं सवाल संख्या 7 पर। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो वह बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। जैसे किसी भी पिंड पर आपने बल लगाया तो वह कार्य क्या होगा? क्या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य? तो ध्यान रखिए, वह धनात्मक भी हो सकता है और वह ऋणात्मक भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है वह शून्य भी हो सकता है। तो तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, तीनों हो सकता है। तो राइट आंसर यह सभी हो जाएगा। चलिए, हम आ गए हैं सवाल संख्या 8 पर।
यदि किसी गतिशील पिंड का वेग घटाकर आधा कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, है ना। गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो भैया mv² पढ़े हैं ना, mv²। ठीक, तो देखिए जब आधा कर दिया जाए घटा करके, तब आधा जब करेंगे तो उसका 1/4 हो जाएगा। जी हाँ, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए कैसे होता है, मैं इसको आपको बता रहा हूं कैसे होता है 1/4। जरा सा आपको समझना है, 1/4 4 गुनी नहीं, जरा सा आपको समझना है। सूत्र आप जानते हैं mv², mv²। मान के चलते हैं हम कि जो v है वह 8 है। ठीक, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है भैया, तो सर 64 होता है। ठीक, अब कह रहा है कि जो गतिज ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर अगर उसका जो वेग है, वेलोसिटी है, v है, वो आधा कर दिया जाए। तो अभी 8 था तो कितना हुआ, 8 का 64। अब इसको हम आधा कर देते हैं, तो आधा करने का मतलब कितना करेंगे, 4 करेंगे, 4 करेंगे। तो v² तो यही 4 का स्क्वायर होगा ना, तो 4 चौके 16। अब देखिए 64 का 1/4 है कि नहीं, 16 है, तो 1/4 हो जाता है, आधा का। ये समझना है आपको, ठीक ना। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। चलिए, परमाणु बम बदलता है, तो परमाणु बम जो बदलता है ना, वह रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, यांत्रिक में नहीं नहीं नहीं, नहीं, रासायनिक को नाभिकीय ऊर्जा में बदलता है परमाणु बम। ठीक ना, परमाणु बम जो होता है वह किस में बदलता है, नाभिकीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को। चले 10वां सवाल पर। पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहा जाता है, तो स्ट्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, स्ट्रेस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उसको कहा जाता है स्ट्रेस। इंपॉर्टेंट है, पूछता है प्रश्न। इनमें से कौन विद्युत का सर्वोत्तम कंडक्टर है, तो यहां पर समझना है। देखिए बच्चे गलत करते हैं इसमें, इनको लगता है कि सोना महंगा है चांदी से तो सोना होना चाहिए, बट नहीं। सोना, चांदी, तांबा, हीरा में सबसे बढ़िया आपको चांदी है। कंडक्टर की मैं बात करूं तो सबसे सर्वोत्तम कंडक्टर चांदी होता है, सोना नहीं होता है। कंफ्यूजन मत पालिएगा आप। तृतीय और चतुर्थ समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है, तो उसका अम्लीय और क्षारीय दोनों हो जाता है, यानी कि ए और बी। डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाता है। चलिए 13वां सवाल, अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन शीतल जल के साथ, मतलब ठंडे जल के साथ तो अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने लगती है। कौन है भाई, जो ठंडे जल के साथ तो नहीं करेगी अभिक्रिया, लेकिन गर्म जल जब मिल जाए तो वह अभिक्रिया करेगा। तो वह है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, बट ठंडे जल के साथ नहीं करती है, ध्यान देना है। यहां से एक प्रश्न आपको मिश्रण से पूछता है, अलग करने की विधि से पूछता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि अगर कोई ठोस चीज है वह डायरेक्ट गैस बन जाएगा बिना द्रव बने हुए, तो उसी कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन तो ऑप्शन में है नहीं, उसी को अंग्रेजी में आप सब्लिमेशन कहते हैं, तो आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। कपूर भी इसी विधि से उड़ जाता है। उस समय कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप इसके ऊपर से गुजरती है। भैया किस पर से अगर भाप गुजारेंगे तो कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। किस पर से आप गुजारेंगे भाप को, तो याद करिए कि तांबा पर अगर वाष्प को गुजारते हैं तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। अगर तांबा से आप किसको गुजारते हैं, वाष्प को गुजारते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। बिल्कुल मजेदार प्रश्न है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में उपस्थित क्या नहीं होता है भाई, तो जर्मन सिल्वर में जो उपस्थित नहीं होता है वह एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम नहीं रहता है जर्मन सिल्वर में, ध्यान देना है। जर्मन सिल्वर, एल्युमिनियम नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में होता है Cu, Zn और निकेल। ठीक है ना, ये तीनों ध्यान रखिएगा। चलिए, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में होते हैं उसमें कमी होती है, जानते हैं।
पौधे भी मांसाहारी होते हैं। अब आप कहेंगे कि हाँ पौधा मांसाहारी होगा, पगला गए हैं क्या? तो नहीं, पगलाए नहीं है। पादप भी मांसाहारी पादप होता है। यूट्रिकुलेरिया नाम नहीं सुने हैं ना? यूट्रिकुलेरिया जो है वो मांसाहारी पादप है। वहां ये उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। जी हाँ, नाइट्रोजन कम जहां रहता है ना वहां ये उगते हैं। और ये अपने ऐसे रहता है इनका फूल, इसमें कोई आएगा मक्खी वगैरह जो भी आएगा उसको ये बंद कर लेगा, मर जाएगा तो फिर ये खोलता है मरने के बाद। तो ध्यान दीजिएगा, कीटभक्षी पादप भी होते हैं। चलिए, निम्न में से किसका प्रयोग डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया यानी निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? डॉक्टर जब बेहोश वोश करता है ना तो उसका प्रयोग करता है एनेस्थीसिया में। किसका करता है भाई? तो नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ, जिसको आप लाफिंग गैस भी कहते हैं, हास्य गैस भी कहते हैं आप, हास्य गैस भी इसको कहा जाता है। और इसी से ये निश्चेतक का कार्य करता है। चलिए, शक्कर के किण्वन से क्या बनाया जाता है? शक्कर, चीनी है ना, चीनी के किण्वन से क्या बनाया जाता है भैया? तो एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एथिल अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न। चलिए, स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की प्रजाति का निर्यात प्रभावित हो रहा है। वो कौन सी प्रजाति को भैया ये स्पंजी टिश्यू नुकसान कर रहा है? तो वह आम है अल्फांसो, ठीक है ना? ये तीनों नहीं है, अल्फांसो आम है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 21 नंबर सवाल, इनमें से कौन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है? कौन सा है? गेंदा का फूल, लाइकेन, हल्दी। तीन ही ऑप्शन इसमें दे पाया मैं, तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन वैसे जगह पर उगता ही नहीं है जहां ज्यादा प्रदूषण हो। जहां प्रदूषण होगा वो नहीं उगेगा। समझ जाइए कि यहां प्रदूषण है ना? जहां उग गया लाइकेन, यहां समझिए कि प्रदूषण नहीं है, कम है। तो ये प्राकृतिक सूचक होता है लाइकेन, ध्यान देना है आपको। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है किस में? मानव रक्त में? नो। मछली के रक्त में? नहीं। दलहनी पौधों में? मुर्गों के रक्त में? तो मुर्गा मतलब लेग पीस मत समझ लेना ना, ये भी नहीं है। दलहनी पौधे लेग्यूम के अंतर्गत आते हैं, लेगुमिनेसी के अंतर्गत आते हैं। तो लेग हीमोग्लोबिन इसी में पाया जाता है, दलहनी पौधों की ग्रंथियों में, ध्यान देना है आपको। चलिए, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक इनमें से कौन है? द्विनाम पद्धति, देखिए द्विनाम पद्धति की अगर बात की जाए तो लीनियस आते हैं, लीनियस। हैकल जो है यह जो 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है उसमें आते हैं। कोपलैंड 4 प्रकार के वर्गीकरण और व्हाइटेकर 5 प्रकार के वर्गीकरण। तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, 24 नंबर सवाल, निम्न में से कौन कोशिका की शक्ति का स्रोत है? आप पढ़े हैं ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज बदला है, कोशिका की शक्ति का स्रोत समझ लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। चलते हैं आगे, आज का आखिरी सवाल और 25वां सवाल। जब रक्त में यानी खून में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी आपके ब्लड में, तो सांस की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए समझिएगा, नहीं गलत कर देंगे। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ऑक्सीजन कम जाएगा सांस घट जाएगा, नहीं, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि भैया आपको ऑक्सीजन चाहिए जितना मात्रा में, उतना मिल नहीं रहा है, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेके ऑक्सीजन को पूरा करेंगे, तो आपकी जो सांस की गति है वह बढ़ जाएगी। जैसे समझिएगा, जैसे आप एक बार सांस लेते हैं तो आपको मान के चलिए, जो भी कुछ उदाहरण मान लीजिए कि आपको 10 ml, 5 ml, 20 ml, 100 ml, 200 जितना भी मान के चलिए कि 10 ml की आवश्यकता है। अब ऑक्सीजन 10 ml नहीं मिला, 5 ml ही मिला, तो आप 10 ml लेने के लिए अब 2 बार इतनी देर में ही आप सांस खींचेंगे ना, तो गति को तो बढ़ाएंगे ही आप, तो गति बढ़ जाती है। चीजों को अगर एग्जाम में नहीं समझेंगे ना तो गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर रिजल्ट लाना है तो अच्छे से पढ़िए, समझिए विधिवत उसको, उसके बाद आपका रिजल्ट होगा। खाली रटुआ तोता भी बनने से नहीं काम चलता है, ठीक ना, कुछ चीज समझना भी होता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया है। अच्छा, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। शेयर तो आप लोग करते ही होंगे, नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं,
लाइक करिएगा, है ना। पीडीएफ के लिए आपको पता ही है प्रोसेस। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।